हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे, सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अब हम आपको सीडीपी का 100 पीवाईक्यू लेके चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो 100 पीवाईक्यू है, लगभग ये मैं आपको 700 तक कराऊंगी। मतलब इसमें 700 तक प्रश्न होंगे और एक वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगी, जो एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश डैश की जानकारी शिक्षक को हो। तो यहाँ पे क्या हो, उसे व्यवहार की, मतलब जो शिक्षक है उन्हें व्यवहार की जानकारी हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर कोई भी बालक है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब जो बालक के अगर व्यक्तित्व का हमें विकास करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम शिक्षक है तो हम उन्हें उनके क्या हो, व्यवहार की जानकारी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो यह भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, जैसा आपको पता है कि इसमें अल्बर्ट बंडूरा जी आते हैं। इसमें क्या होता है कि उन्होंने एक लड़की के सामने क्या रखता है, एक गुड़िया रख देते हैं, और वो लड़की जाती है या औरत जाती है, वो औरत रहती है और वो जाती है, गुड़िया पे क्या होती है, उसका पैर पड़ जाता है। तो वो गुड़ियों को क्या करती है कि वो उसे मारती है और उसे लगता है कि इसे चोट लग रही है। तो ये चीज़ कहाँ है, तो वो उसके साथ क्या करती है, हिंसात्मक व्यवहार करती है। तो यहाँ पे देखिए अल्बर्ट बंडूरा जी यहाँ पर आएंगे। ये मनोवैज्ञानिक कौन थे, अल्बर्ट बंडूरा जी थे। तीसरा देखते हैं समाजीकरण का अर्थ क्या है, तो समाज में समायोजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से, हम 100 क्वेश्चन को लेके चलेंगे और आप सभी इसे ध्यान से पढ़िएगा, आपको यह क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा और समाजीकरण जो अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है, क्योंकि किशोरावस्था में ही बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे क्या होता है देखिए कि किशोरावस्था के दौरान उनमें बहुत ज़्यादा ही अ, ये उनकी कठिन अवस्था होती है। यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, जैसे किशोरावस्था के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ये कठिन अवस्था एक तरीके से होती है, ये भी आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देते हैं, अपनी कक्षा में, अब कक्षा बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव डैश रखना चाहिए। तो कैसा रखना चाहिए, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। अगर आप शिक्षक है तो आपका व्यवहार हमेशा स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो यहाँ पे आवश्यक तत्व आपके कौन से हैं, परिवार एवं पड़ोस है। मतलब कि जब आप क्या करेंगे कि अनुकरण और उपयोगी विकासात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका परिवार और पड़ोस ही आएगा। बच्चा सबसे पहले परिवार और पड़ोस में सीखता है। सातवां देखते हैं कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है। तो ये अमूर्त चिंतन है कि आप औपचारिक जहां भी आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, अमूर्त चिंतन होगा। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है, देखिए मूर्त चिंतन मतलब होता है कि सामने से वस्तु दिखती हो। अमूर्त चिंतन मतलब होता है कि जो वस्तुएं नहीं दिखती हो। अमूर्त मतलब क्या होता है कि वस्तु क्या हो, सामने न दिखे, न दिखना। ठीक है, अमूर्त मतलब क्या होता है, सामने न दिखना। मूर्त मतलब क्या होता है, सामने से वस्तुएं दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। किसी चीज का अगर हम निर्णय ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, नैतिक तर्कड़ा, मतलब तर्क के हिसाब से हम निर्णय लेंगे तो हाँ नैतिक तर्कड़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ये पियाजे के बारे में देखते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा, मतलब ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है बच्चा, संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है हमारा, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो कहा जाता है। देखिए जब बच्चा क्या करता है, तार्किक रूप से सोचता है तो वहाँ पे पूर्व क्रियात्मक अवस्था आती है। ये आप रट लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन जरूर फंसेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तार्किक रूप आया तो यहाँ पे क्या होगी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था आएगी। चलिए देखते हैं संवेदी क्या पूछा है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था और
को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये संवेदी गत्यात्मक अवस्था है, तो उसे इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था कहते हैं। जब बच्चा एकदम प्री उसमें होता है, स्टेज में होता है, तो वो ये अवस्था आती है इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था। मतलब जब बच्चा अपने हाथ पैर से इशारा करके कुछ चीज़ों को मांगता है, तो वो इंद्रियजन ज्ञात्मक अवस्था आती है वहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है। तो देख लीजिए क्या तात्पर्य है। ये किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि अधिगम अंतरण है, तो यहाँ पे क्या है कि किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही क्या है, अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे कि अपने साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उसे पूर्व ज्ञान है क्या, साइकिल चलाने का। और वो क्या करता है, अगर साइकिल चला रहा है तो वो हैंडल को संभाल रहा है। अगर वो साइकिल के हैंडल को संभाल रहा है तो वो स्कूटर के हैंडल को भी संभाल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा। पूछा है कि अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है। तो ये देख लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। और मैं यहाँ से आपको कम से कम 700 क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें से आपको जरूर से जरूर क्वेश्चन फंसेगा। तो चलिए देखते हैं अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम अंतरण क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए पहला क्या है, धनात्मक अंतरण, दूसरा है शून्य अंतरण, तीसरा क्या आपका ऋणात्मक अंतरण। तीसरा क्या आपका ऋणात्मक अंतरण। तो देखिए यहाँ से पूछता है कि धनात्मक अंतरण कब होता है, जब आप कार्य को कर रहे होते हैं, ठीक है, कार्य को करके आप उसी कार्य में कार्य को जोड़ते जाए, करते जाए, तो ये मतलब प्लस होता जाएगा, ये धनात्मक हो गया। अब किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो उस कार्य का बाद में कोई भी महत्व नहीं है, या उस कार्य का कहीं भी यूज नहीं है, तो आपका हो गया शून्य अंतरण। मतलब जैसे कि आपने कोई कार्य किया और उस कार्य का दूसरे कार्य में कोई भी आपका स्थानांतरण नहीं होता, वो क्या हो गया, शून्य अंतरण हो गया। ऋणात्मक का हो गया कि जैसे आपने कार्य किया, वहाँ पे क्या होगा, वो उस कार्य का जैसे यहाँ प्लस हो गया तो उस कार्य का यहाँ माइनस हो गया, उस तरीके से आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा आपका अंतरण एक तरीके से, ये 3 तरीके के हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे धनात्मक का भी आपको बता दिया कि धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है। तो धनात्मक अंतरण जो आपका 3 प्रकार का होता है। पहला क्या आपका क्षैतिज, दूसरा ऊर्ध्वाधर, तीसरा द्विपार्श्विक, मतलब ऊर्ध्वाधर लंबवत। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये लगा लीजिएगा, हो सकता है आपका अंतरण से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये जो विकार है, विकार संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गणित संबंधी जो विकार होता है डिसकैलकुलिया, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक लगा लीजिए आपकी, डिसकैलकुलिया मतलब अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन से संबंधित है, तो क्या हो गया आपका कैलकुलिया। पढ़ने से संबंधी विकार को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है, जो पढ़ने संबंधी विकार आएगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं। तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। पढ़ना, लिखना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया। मतलब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, अगर तीनों विकार हैं तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, डिस्प्रैक्सिया आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, अभी ये नया क्वेश्चन है। तो ADHD, अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं, ADHD, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि आपने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया ये सारे आपने बहुत बार पढ़ लिए हैं। तो ये देखिए ADHD पूछा नहीं गया है कभी भी अभी, तो आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं विशिष्ट बालक क्या होते हैं। देखिए विशिष्ट बालक से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। तो वे बालक, देखिए वे बालक जो सामान्य बालकों से हटके उन्हें एक नया शब्द दिया गया है, तो वो विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक होते हैं। मतलब कि जो बालक होते हैं जो सामान्य बालक से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, वही हमारे विशिष्ट बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, बुद्धि के परिणामों के आधार पर समान संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया। देखिए समान संभावना वक्र, तो ये किसके आधार पे है, परिणामों के आधार पे। किसके परिणामों के, बुद्धि के परिणामों के आधार पे। तो बुद्धि पे किसने, वो क्या था, टर्मन। कौन है ये, टर्मन। तो बुद्धि का काम उसमें, बुद्धि और टर्मन थे, और कौन था, साइमन थे, बीनी थे, ये तीनों बुद्धि में आते हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने बुद्धि के परिणाम के आधार पे सामान्य संभावना वक्र इन्होंने प्रदर्शित किया है। ठीक है, कौन सा वक्र, सामान्य संभावना वक्र किसने किया है, टर्मन ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा क्या है हमारा, कि बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है।
कौन होता है? आपका बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। मतलब जो बालक है उसको केंद्र में रखेंगे, इसकी रुचि को, इसकी क्षमता को, सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम ध्यान में रख के कार्य को करेंगे, तो ये हमारा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। आइए देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो कौन है? जॉन डीवी है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक एन और जॉन डीवी है। ये देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? तो ये प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। कौन? प्रगतिशील शिक्षा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? तो बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? तो कोहलबर्ग है। कोहलबर्ग ने कौन सा विकास दिया था? तो इन्होंने नैतिक का विकास दिया था। क्या दिया था? नैतिक विकास। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैतिक विकास दिया है, किसने दिया है? तो कोहलबर्ग ने दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 पूछा है कि नैतिकता का क्या अर्थ है? तो हम देख लेते हैं कि नैतिकता होता क्या है। कि बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। क्या कहा है इन्होंने? कि बालक में नैतिक गुणों का विकास करना नैतिकता है। जैसे झूठ न बोलें, ये इनके नैतिक गुण है। बड़ों का आदर करें, ठीक है। दूसरों की आज्ञा का पालन करें, दूसरों की सहायता करना और मिलजुल कर रहना। तो यही हमारा क्या है? नैतिकता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देते हैं। कोहलबर्ग के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो उन्होंने कितने चरण में बांटा है? 3 चरणों में बांटा है। पहला क्या है? पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 से 10 वर्ष। ठीक है। पहला स्तर क्या है? 4 से 10 वर्ष का जो है वो पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। देखिए ये नैतिकता के बारे में पूछा है। नैतिक विकास, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास दिया है। तो नैतिक विकास को उन्होंने क्या किया है? 3 चरणों में बांटा है। और वो जो 3 चरण है ये आपके है पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 13 से अधिक वर्ष तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत ZPD सिद्धांत किसने दिया? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपको। तो ये इन्होंने वाइगोस्की ने दिया है। वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? तो वाइगोस्की आपके रूस के निवासी थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अंधों की लिपि के जनक कौन है? अंधों की लिपि, यहाँ पे अंधों की नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन गलत पूछा गया है। यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो ये लुई ब्रेल है वही है। तो ये जो ब्रेल लिपि है इसे हम बोल सकते हैं, इसका नाम क्या है? ब्रेल लिपि है। ठीक है। ब्रेल लिपि। अगर यहाँ पे आप ये अंधों की लिपि बोल देंगे तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो वो लुई ब्रेल है। ठीक है। लुई ब्रेल है, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? ब्रेल लिपि पड़ा। LKG UKG पद्धति के जनक कौन है? फ्रोवेल है। मतलब कि ये जो LKG UKG यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन नहीं हो सकता है, यहाँ पे नर्सरी हो सकता है। नर्सरी के जनक तो फ्रोवेल है। और सॉरी नर्सरी में ये LKG UKG नहीं होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। तो LUKG के पद्धति के जनक कौन है? फ्रोवेल है। ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर मिलाइएगा, अपने बुक से मिलाइएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ कहीं टाइपिंग गलत हो गई है, तो देखिएगा 34 है। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया है? तो भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, आप ये हमें एक कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पे किया था, या चूहे पे किया था, या बंदर पर किया था? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 35। अनुकूलित अनुक्रिया का क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? देखिए क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत ये पूछ सकता है। तो ये पावलोव ने दिया था। तो कौन दिया था? पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। देखिए ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, और यहीं पे आप फंस जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये किस विचारधारा के थे? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग पर किस किस पर किए हैं? तो जीन पियाजे ने अपने 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए थे प्रयोग। इन्होंने अपने बच्चे पे ही किया था, तो जिसमें इनकी 2 पुत्री थी और 1 पुत्र था। इनके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे
और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। ठीक है, तो कौन थे ये? जीन पियाजे जी थे। पहले ये क्या थे? पहले ये जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में इनका मन कहाँ लग गया? मनोविज्ञान में लग गया, तो ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए जीन पियाजे जी। अब 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। देखिए ये आपको मैं चैप्टर वाइज लेके चल रही हूँ, तो मैं आपको लास्ट तक चैप्टर वाइज लेके चलूंगी, तो 700 कम से कम आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो आप जरूर पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो पोम्पोनॉजी ने कहा है। पोम्पोनॉजी या नहीं होगा, पोम्पोलॉजी होगा, ये देखिएगा आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है, तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, किसका? चेतना का विज्ञान। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आपका वाटसन का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना 2009 में। शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में बना है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी किसने लिखी थी? थॉर्नडाइक ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1903 में। ठीक है, कब लिखी थी इन्होंने? 1903 में लिखी थी। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में। तो चलिए देखते हैं शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया। ये कब किया गया? ये 4 अगस्त को किया गया। और 4 अगस्त कब? 2009 में किया गया। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए 1 शिक्षक और 40 बच्चे। ठीक है, 1 संबंधी 40 का अनुपात होना चाहिए। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो ये 23 गुणसूत्रों से हुई है। कितने गुणसूत्र से? 23 से हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन और हमारे बचे हुए हैं। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो लिंग का जो निर्धारण होता है वो आपका 23वां जोड़ा करता है। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? जो आपकी डिम्ब अवस्था होती है 14 दिन की होती है। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो 14 दिन 2 महीना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका वजन लगभग 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। और मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो ये होमोसेपियंस में आता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो जन्म के समय एक बालक का वजन 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड तक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है? तो ये 1900 में हुई है। कब हुई है आपकी? 1900 में हुई है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो विलियम जेम्स को जाता है। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? ठीक है, आइए अब वाइगोस्की के बारे में पढ़ते हैं। वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है? ये पूछा गया, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वाइगोस्की से आ सकता है आपको? वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? 63 पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों दिया? देखिए अगर हम एक मनोवैज्ञानिक को लेकर चले तो उनके सारे क्वेश्चन को हम पुटअप कर रहे हैं। इस तरीके से हम आपको लेके क्वेश्चन चलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है? तो यहाँ पे देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है सिर्फ जीन पियाजे ने ही नहीं दिया है, इसमें 2 विद्वान और आते हैं जो है ब्रूनर और वाइगोस्की। ठीक है, जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोस्की, तीनों ने इन्होंने मिलकर क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि वाइगोस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? ठीक है, तो जो वाइगोस्की है वो कहते हैं कि जो बालकों का संज्ञानात्मक विकास है वो अधिगम के द्वारा क्या है? संभव है। अब देखते हैं बालक का जो समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो बालक का जो समाजीकरण होता है वो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, मतलब 0 से लेके 5 वर्ष में ही क्या हो जाता है? आपका प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो बच्चे का जब समाजीकरण प्रारंभ होता है तो सबसे पहले बच्चा किसको? माँ को पहचानता है अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 67 बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो ये कब पूर्ण हो जाता है? किशोर अवस्था में।
किशोरावस्था में बच्चा पूरी तरह से सामाजिकरण सीख जाता है। और बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो यह बाल्यावस्था कहलाती है। बालक की गिरोह की अवस्था क्या है? बाल्यावस्था है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये जो आपके पेडागोजी से हट के जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी में से क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप 700 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो मैं कंफर्म बता रही हूँ कि आप वो 15 क्वेश्चन कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 69 क्या है। बालक की नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था से उत्पन्न हो जाती है? तो जो बच्चे में नकारात्मक सोच होती है वो आपकी किशोरावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो बंडूरा और वाल्टर ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा। यहाँ पे बंडूरा रहेगा, ठीक है, ये बना लीजिएगा, अल्बर्ट बंडूरा। चलिए देखते हैं 71 कौन है। 71 है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्था बताई है? 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो चिंतन का जो प्रारंभ होता है बालक में वो 2 से 7 वर्ष में होता है। अब आइए देखते हैं जीन पियाजे के बारे में क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहते हैं? तो जो समायोजन की अवस्था होती है वो संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है हमारी। क्या होती है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था हमारी क्या होती है? समायोजन की अवस्था होती है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार ये जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है इसी को क्या कहते हैं? मुख्य परिवर्तन बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या 75 अवधान संबंधी विकार संबंधी है, ये तो आपने पढ़ लिया ऊपर, तो ADHD ये है। भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या है बुलिमिया। ठीक है, बुलिमिया क्या है आपका? भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या है। तो ये अगर पूछ लिया तो ये आपको नया क्वेश्चन हो जाता है। जैसे CDP पे आपको कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो बहुत फंसाता है, तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन जो जैसे 75 हो गया, 76 वाले क्वेश्चन हो गए, ऐसे ही क्वेश्चन नए नए देके आपको फंसाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ के जाएगा ताकि आप 30 में 30 कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई। मतलब अमेरिका है वहाँ पे वंचित बालकों के लिए जो योजना चलाई गई उस योजना को हम क्या कहेंगे? ब्रांचिंग योजना। ठीक है, 78 देखे है गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया में कितने चरण बताए हैं? तो गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया में 5 बताए हैं। ठीक है, 5 चरण बताए हैं। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। देखिए आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये किसने कहा है? ये स्टेनली हॉल ने कहा है। ये कथन है आपका, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने कहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये क्वेश्चन आपने ऊपर पढ़ लिया है, तो इन्होंने कोहलबर्ग जी ने दिया है। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। बच्चा कुछ भी सबसे पहले कहाँ से सीखता है? तो बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। 82 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा ये। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो ये शब्द भंडार आपका कितना होता है? लगभग 50,000 शब्दों तक होता है। 83 क्वेश्चन देखते हैं कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 80,000 शब्दों तक होता है। लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। ठीक है, लड़कियां ज्यादा बोलती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या पूछा है कि भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषा को सीखने के जो साधन है निम्न है। पहला अनुकरण से हम सीख सकते हैं, मतलब कि अगर कोई बोल रहा है तो हम उसे दोहरा के सीख सकते हैं। खेल खेल में सीख सकते हैं, तो खेल विधि तो हो गया। कहानी द्वारा हम सीख सकते हैं, तो कहानी सुनकर हो गया। वार्तालाप मतलब बात करके सीख सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि मतलब एक दूसरे से प्रश्न करके सीख सकते हैं। तो ये क्या है? 5 हो गए हमारे भाषा सीखने के साधन आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 86। लड़कियां यहाँ पे देखिए जो लड़कियां होती है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती है? तो वो 6 वर्ष की उम्र में ही वो इस तरीके की बात करना सीख जाती हैं। ठीक है, 6 वर्ष के उम्र तक। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आइए देखते हैं जो भाषा का हमारा विकास है उसको प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे 9 कारक बताए गए हैं। तो पहला का है लिंग हो गया आपका। ठीक है, जो भाषा के विकास को प्रभावित करता है। दूसरा बुद्धि, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा जनसंचार का माध्यम, पांचवा समूह का प्रभाव, छठवां है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सातवां है परिवार संबंध, आठवां है विद्यालय, नौवां है आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है कि मनुष्य एवं पशु में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए मनुष्य और पशु में सबसे अंदर क्या है, अंतर सबसे ज़्यादा क्या है, बुद्धि का ही है। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, तो बुद्धि का सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। कहाँ के, यूनानी दार्शनिकों ने किया था। ठीक है, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया, तो अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया था। किसमें, 1904 में बताया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो क्या है, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है, तो ये बाल्यावस्था में होती है, सॉरी बाल अवस्था में होती है। तो ये ईर्ष्या आप देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। स्व प्रेम मतलब बच्चा क्या करता है, अपने खुद से प्रेम करता है या अपनी वस्तुओं से प्रेम करता है, की अवस्था कौन सी होती है, तो ये कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था है। कौन सी है, शैशवावस्था है। सामाजिकता नापने की विधि मतलब स्केल कौन सी है, तो ये क्या है, सोशियोमेट्री मतलब समाज मिति। क्या है, समाज मिति है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से हम। 94 क्या है, सोशियोमेट्री स्किल का निर्माण किसने किया है, तो डॉक्टर एडलर ने किया है। कौन क्या है, डॉक्टर एडलर ने। 95 देखते हैं कि डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था, तो उन्होंने 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 96 हमारा क्या है, 96 में कहा है कि बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है, तो ये 1 महीने में क्या करता है, बच्चा सीख जाता है कि मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर क्या करता है, कि ये मानव बोल रहा है या खिलौनों की ध्वनि है, वो क्या करता है, 1 महीने के अंदर सीख जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का पूछा है कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी में सामाजिक विकास किसका अधिक होता है, तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी में सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास किसका होता है, बहिर्मुखी का आता है। क्यों होता है, जो बहिर्मुखी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अधिक बोलते हैं और समाज के साथ ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाते हैं, और जो अंतर्मुखी होते हैं वो कम बोलते हैं और वो संकोची टाइप के होते हैं, तो वो समाज में इतना जल्दी मिलजुल नहीं पाते हैं। तो 98 देखते हैं क्या है कि इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्था में बांटा है, तो इरिक्सन ने कितनी अवस्था में बांटा है, 8 अवस्थाओं में बांटा है। तो लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं, आइए देख लेते हैं। 99 क्या है कि विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित की, तो विलियम वुंट। कौन, विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में किया था। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 100 है, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं, तो जो सामाजिक विघटन की क्रियाएं होती है, जैसे हो गया आपका तनाव हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, संघर्ष हो गया, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विघटन की क्रियाएं कहते हैं। तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमने मात्र आपको 27 या 28 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे ही हम आपको डेली कम से कम आपको 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन देंगे। आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपको अगले मतलब कल हम फिर आपको 100 क्वेश्चन देंगे।